भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 2 विश्व स्थिति का आकलन अध्याय 21 आर्थिक हत्यारे की स्वीकारोक्ति जॉन पार्किन वेलजी भाई देसाई पृष्ठ संख्या 100। अमेरिका को आज नंबर 1 कहा जाता है, परंतु इसे नंबर 1 कौन कहते हैं? ये स्वयं ही और अपने जैसे हीनता बोध से पीड़ित भोले व अज्ञानी लोग। वास्तव में अमेरिका जैसा निर्दयी, लोभी और हिंसक देश दुनिया में दूसरा नहीं है। शोषण, लूट, हिंसा, भ्रष्टाचार, अनीति, कामुकता, पशुता, असुरता ऐसी एक भी बात नहीं है जिसमें अमेरिका का व्यवहार देखकर हमें कपकपी ना छूट आए और हम भयभीत ना हो जाएं। दुनिया को लूटने का अमेरिका ने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें पढ़े लिखे और विद्वान लोग, धनवान लोग, आतंकवादी और सत्ताधीश भी शामिल हैं। ये सारी हिंसक और घातक गतिविधियों को उसने सुनहरा रूप और सुनहरे नाम दिए हैं जिनसे वे दुनिया को ठगता है। इस घातक गतिविधि में शामिल एक आर्थिक हत्यारे जॉन पर्किंस की लिखी हुई पुस्तक के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं, जिसका भावानुवाद राजकोट के उद्योगपति श्री वेलजी भाई देसाई ने किया है। पहला, आर्थिक हत्यारे उच्च वेतन पाने वाले लोग होते हैं। वे सारी दुनिया का शोषण कर हजारों अरब डॉलर की लूट करते हैं। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बनी यूएस एजेंसी और विदेशी मदद के लिए स्थापित संस्थाओं में से संपूर्ण धन व वे आर्थिक हत्यारे पृथ्वी की प्राकृतिक संपत्ति का अंकुश जिनके हाथों में है, ऐसे विशाल कॉरपोरेशनों की तिजोरियों में और कुछ अरबपति कुटुंबों की जेबों में ले जाते हैं। ये आर्थिक हत्यारे पैसे के हिसाब की रिपोर्टें तैयार करके चुनावों में प्रपंच रचकर हार जीत करवाते हैं। बहुत बड़ी रकम रिश्वत में देकर, जोर जबरदस्ती करके, सेक्स के लिए स्त्रियों का उपयोग करके तथा आवश्यकता पड़ने पर हत्या करवाकर भी अपनी गतिविधियां करते रहते हैं। पुराने समय में साम्राज्य जो गंदी चालें चला करते थे, उनसे भी अधिक आज के वैश्वीकरण के युग में ये गंदी चालें, जिनकी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, भयानक मात्रा में बढ़ गई हैं। मैं ऐसा ही एक आर्थिक हत्यारा था, जॉन पर्किंस। इक्वाडोर देश के प्रमुख जेम रोल्डोस और पनामा के प्रमुख जोमार टेरिजोस ये दोनों विमान में आग लगने से मरे। उनकी मृत्यु अकस्मात नहीं हुई थी, उन्हें मरवाया गया था, क्योंकि वैश्विक साम्राज्य स्थापित करना चाहने वाले कॉरपोरेशन, अमेरिकन सरकार और बैंकों के उच्च अधिकारियों को साथ देने का इन्होंने विरोध किया था। रोल्डोस और टोरिजोस को सीधा करने के प्रयास जो आर्थिक हत्यारों ने किए थे, वे विफल हुए। इसलिए अमेरिकन जासूसी संस्था CIA के अधिकृत गुंडों ने यह काम हाथ में लिया था। तीसरा, मुझे यह पुस्तक ना लिखने के लिए समझाया गया। गत 20 वर्षों में मैंने ये पुस्तक 4 बार लिखने का प्रयत्न किया, परंतु धमकियों अथवा रिश्वत की बहुत बड़ी रकम के कारण पुस्तक लिखना बंद करने की बात मैं मान गया था। जब मैंने ये पुस्तक लिख दी तो एक भी प्रकाशक ने इसे छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने मुझे सुझाया कि इसे मैं उपन्यास के रूप में लिख दूं तो वे छाप देंगे, किंतु मैंने उन्हें कहा कि ये कोई उपन्यास नहीं है, मेरे जीवन की ये सत्य घटना है। मैं आज जिस स्थिति में हूँ वहाँ आर्थिक हत्यारे की भांति काम करके किस प्रकार पहुँचा, इसकी सत्य घटना है जिसका कोई हल ना निकाल सके। ऐसी आपात स्थिति में ये दुनिया कैसे आ गई, उसकी सत्य घटनाएं हैं। इस दुनिया में प्रतिदिन भूख से 24,000 लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी वास्तविकताएं इसमें हैं। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही देश के पास में दुनिया को जैसे नचाना हो वैसे नचा सके, ऐसी शक्ति, सत्ता और धन आ गया है। यह देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां मैं जन्मा हूं और जहां आर्थिक हत्यारे के पद पर मैंने काम किया है। चौथा, इस पुस्तक के प्रकाशक ने मुझे पूछा कि तुम वास्तव में आर्थिक हत्यारा कहलाते हो। मैंने उसे पक्का विश्वास दिलाया कि हाँ, हम आर्थिक हत्यारे के रूप में ही पहचाने जानते हैं, परंतु इकोनॉमिक हिटमैन ये पूरा नाम बोलने के स्थान पर EHM संक्षेप में ही बोलते हैं। मेरे कार्य की जानकारी मेरी पत्नी को भी नहीं हो सकती। एक बार हमने आर्थिक हत्यारा के रूप में प्रवेश ले लिया तो पूरी जिंदगी के लिए अंदर ही रहना अनिवार्य बन जाता है। पांचवा, मेरा काम दुनिया के नेताओं को यह समझाना था
कि अमेरिका ने दुनिया को लूटकर विश्व साम्राज्य खड़ा करने का जो जाल बिछाया है, उस लूट के खेल में वे नेता भी शामिल हो जाएं। आखिर ये सभी नेता कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये उनकी वफादारी की निश्चितता मानी जाती है। बाद में तो चाहे तब हम हमारी राजकीय, आर्थिक या सेना की ज़रूरतों के लिए उनके पास निश्चित किया हुआ काम करवा सकते हैं। बदले में वे औद्योगिक क्षेत्र, पावर प्लांट, एयरपोर्ट आदि अपने देश में स्थापित कर विकास का भ्रम खड़ा करके अपनी राजकीय स्थिति मजबूत करते हैं। परंतु अमेरिका की इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य की कंपनियों के मालिक हमारी कल्पना से भी अधिक धनवान बन जाते हैं। छठा, आज हम जुनून से चल रही इस हिंसक पद्धति के परिणाम देख सकते हैं। अत्यधिक सम्मान पाने वाले हमारी कंपनियों के अधिकारी एशिया में गुलाम जितने मामूली वेतन पर अमानवीय स्थिति में लोगों से काम करवाते हैं। तेल कंपनियां जानबूझकर स्वच्छ नदियों में टॉक्सिन डालती हैं और प्रजा को, प्राणियों को और वनस्पतियों को जानबूझकर मारकर प्राचीन संस्कृति का वंश समाप्त करने का काम करते हैं। दवा कंपनियां एड्स से पीड़ित लाखों अफ्रीकन लोगों को जीवन रक्षाएं दवाएं देने से मना करते हैं। हमारे अपने देश अमेरिका में भी 120 लाख लोग शाम को क्या खाऊंगा इस चिंता में जीते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में एनरॉन और हिसाब के क्षेत्र में एंडरसन जैसी अप्रामाणिक और लुटेरू कंपनियां पैदा होती हैं। सन 1960 में दुनिया की बस्ती में सबसे अधिक धनवान 20% लोगों की आय सबसे गरीब 20% लोगों की आय की तुलना में 30 गुना अधिक थी। वह 1995 में 78 गुना अधिक हो गई। अमेरिका इराक के युद्ध में 87 अरब डॉलर खर्च करता है। इससे आधी रकम में सारी दुनिया की संपूर्ण प्रजा को स्वच्छ जल, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा सेवाएं और आधारभूत शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा यूनाइटेड नेशंस का मानना है। सातवां, हमें आश्चर्य होता है कि आतंकवादी हम पर हमला क्यों करते हैं। हम जो व्यवस्थित षड्यंत्र चलाते हैं उसके कारण आतंकवाद जन्म लेता है, ऐसा कुछ लोग दोष देंगे। इतनी सीधी सादी बात हो तो अच्छा ही है। षड्यंत्रकारी लोगों को ढूंढकर उनका न्याय तौल सकते हैं, परंतु यह पद्धति षड्यंत्र की तुलना में बहुत अधिक भयंकर ऐसी कोई वस्तु से विकसित हो रही है। यह कुछ लोगों की टोली से नहीं चलता, अपितु ये एक विचार या सिद्धांत से चलता है जो सनातन सत्य वेद वाक्य की भांति सर्वत्र स्वीकृत होता है। वह सिद्धांत यह है, कोई भी आर्थिक विकास मानव जाति के लिए लाभदायी है। जैसे आर्थिक विकास अधिक, उतना ही अधिक लाभ। इस सिद्धांत में से एक दूसरा फलित सिद्धांत खड़ा हुआ है। जो लोग इस आर्थिक विकास की अग्नि को प्रज्वलित रखने में अगवा हैं, उन्हें गौरव और संपत्ति मिलनी चाहिए, जबकि जो लोग सामान्य मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, वे सभी शोषण के योग्य हैं। यह सिद्धांत अत्यंत भयानक है। हम जानते हैं कि अनेक देशों में आर्थिक विकास उस देश के मुट्ठी भर धनवानों का लाभ करता है, जबकि अधिकांश प्रजा के लिए वे अत्यंत खराब स्थिति पैदा करते हैं। पूर्ववर्णी सिद्धांत की मान्यता ऐसी है कि इस पद्धति से चलने वाले उद्योगों के प्रमुखों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। इस प्रावधान के कारण इसका असर अधिक मजबूत बनता जाता है। इस मान्यता में ही हमारी वर्तमान की अनेक समस्याओं की जड़ विद्यमान है। दुनिया को लूटने के भांति भांति के षड्यंत्र पैदा होने का कारण भी यह मान्यता ही है। जब धन के लोभ को बड़ा पुरस्कार मिलता है, तब लोग स्वयं समाज को बिगाड़ने वाला कारक बन जाता है। जब हम पृथ्वी के संसाधनों के बेतहाशा उपभोग का संत के जैसा गुणगान करेंगे, जब हम अपने बालकों को असाधारण सुखी जीवन जीने की स्पर्धा करना सिखाएंगे, और जब हम अधिकांश लोगों को एक धनवान छोटे समूह के गुलाम के रूप में तुच्छ मानेंगे, तब हम स्वयं मुश्किलों को निमंत्रण ही देंगे। वैश्विक साम्राज्य खड़ा करने के पागलपन में कॉरपोरेशन, बैंक और सरकार ये सब मिलकर कॉर्पोरेटोक्रेसी स्वयं आर्थिक और राजकीय प्रभाव और दबाव को उपयोग में लेकर जैसा ऊपर बताया है, वह गलत सिद्धांत और उसमें से फलित होने वाले उप सिद्धांत को ही अपने स्कूलों में पढ़ाया जाए, व्यापार में यही प्रचलित रहे और मीडिया में भी इसी के गुणगान गाए जाएं, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ये कॉर्पोरेटोक्रेसी अर्थात कंपनी शाही को हम खींचकर इस स्तर पर ले आए हैं कि हमारी वैश्विक संस्कृति एक राक्षसी मशीन बन गई है, जो हमेशा अधिक से अधिक ईंधन मांगती है, यहाँ तक कि वह सारी वस्तुएं खा जाएं और हमारा ही नाश करें। ये कॉर्पोरेटोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण काम इस पद्धति को लगातार मजबूत करते रहना और उसको फैलाना है। इस काम के लिए
मेरे जैसे आर्थिक हत्यारों को कल्पना से भी परे भारी वेतन दिया जाता है। यह सब होते हुए भी हम जहां कमजोर पड़ते हैं वहां सच में खूनी गुंडों को काम सौंप देते हैं, और वे भी अगर काम ना कर पाएं तो सेना द्वारा आक्रमण करवा दिया जाता है। 8वां, मैं जब आर्थिक हत्यारे के रूप में काम करता था तब मेरे जैसे लोग संख्या में बहुत कम थे। अब तो आर्थिक हत्यारे बहुत ही बड़ी संख्या में रखे जाते हैं। बड़े बड़े छलना भरे पदों के नाम बहुत सुंदर सुंदर रखे जाते हैं, और वे मॉन्सेंटो, जनरल इलेक्ट्रिक, नाइके, जनरल मोटर्स, वॉलमार्ट जैसी लगभग दुनिया की सभी विशाल कंपनियों में काम करते हैं। आर्थिक हत्यारे की स्वीकारोक्ति की यह पुस्तक मुझ पर जितनी लागू होती है उतनी ही उन सभी कंपनियों में काम करने वाले आर्थिक हत्यारों को भी लागू होती है। यह सच्ची वास्तविकता है। यह सब तुम्हें भी लागू होता है, क्योंकि तुम्हारा शोषण करके ही अमेरिका का वैश्विक साम्राज्य बना है। इतिहास हमें कहता है कि अगर इसे हम बदलेंगे नहीं तो इतना पक्का मानना कि बहुत ही खतरनाक परिणाम आने वाले हैं। ऐसे साम्राज्य स्थायी रूप से कभी नहीं रहते। प्रत्येक ऐसे साम्राज्य को बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया गया है। हर ऐसा साम्राज्य बहुत बुरे ढंग से नष्ट हुआ है। अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने के प्रयासों में वे अनेक संस्कृतियों का नाश करते हैं और अंत में उनका स्वयं का भी पतन होता है। दूसरे सभी देशों का शोषण करके मात्र एक ही देश आबाद नहीं रह सकता। मुझे तो यह लगता है कि हम सब निश्चित ही इतना तो समझते ही होंगे कि ये आर्थिक तंत्र हमें किस तरह लूट रहे हैं, और प्राकृतिक संपत्तियों को लूटने का कभी संतोष ना हो ऐसी बड़ी भूख उत्पन्न करते हैं, और अंत में उसमें से गुलामी को मजबूत करते हैं। इसलिए हमें इसे नहीं चलाना चाहिए। जिस व्यवस्था में थोड़े लोग ही समृद्धि में लौटते हों और अरबों मनुष्य गरीबी, प्रदूषण और हिंसा में डूबकर मर रहे हों, उस व्यवस्था में हमें क्या करना चाहिए, इसकी समीक्षा हम अवश्य करें। 9, हम आर्थिक हत्यारे वैश्विक साम्राज्य खड़ा करते हैं। हम सब बहुत सज्जन स्त्री पुरुष हैं जो सब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का उपयोग करके दूसरे देशों के लिए ऐसी कठिन स्थिति पैदा करते हैं कि उसमें दूसरे देश हमारी कॉर्पोरेटोक्रेसी अर्थात विशाल कंपनियों, बैंकों और हमारी सरकार के गुलाम बन जाएं। हमारे माफिया सहभागीदारों की तरह हमें आर्थिक हत्यारे लालच देते हैं। देश में विकास के नाम पर बिजली के केंद्र, हाईवे, मार्ग, बंदरगाह, एयरपोर्ट और औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए ऋण देते हैं। इन सभी ऋणों के साथ शर्त होती है कि केवल हमारे देश की इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य करने वाली कंपनियों को ही वह ठेका देना होगा, अर्थात जो ऋण देंगे उसके अधिकांश भाग की राशि अमेरिका से बाहर कभी नहीं जाती। लोगों के ये पैसे वॉशिंगटन की बैंकों में से न्यूयॉर्क, हस्टन और सैन फ्रांसिस्को की इंजीनियरिंग ऑफिसों में मात्र ट्रांसफर होते हैं, परंतु ऋण लेने वाले देश तो ऋण की सारी रकम तथा उस पर लगने वाला ब्याज भी चुकाने को बाध्य हो जाते हैं और इस प्रकार कर्ज में डूब जाते हैं। अगर आर्थिक हत्यारा पूर्ण रूप से सफल होता है तो उस देश को इतना बड़ा ऋण दे दिया जाता है कि लेने वाला देश इतनी बड़ी राशि कभी भी चुका ना सके और कुछ वर्षों के बाद ही ऋण और ब्याज की किस्त अदा ना कर पाए, इस स्थिति में आ जाता है। ऐसी लाचार स्थिति में माफियाओं की तरह हम पूरा लाभ उठाते हैं। बाद में हम उस देश में पुलिस थाना स्थापित करने की मांग करते हैं जिससे तुम्हारी प्राकृतिक संपदा, पेट्रोलियम, खनिज आदि ले सकें, और वह कर्ज तो वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। इस तरह देश को गुलाम बनाते हैं और हमारा वैश्विक साम्राज्य बढ़ता है। 10, मैं और मेरे जैसे आर्थिक हत्यारों ने इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका का देश, विगत 35 वर्षों में आधुनिक अर्थशास्त्र, बैंक और इंजीनियरिंग के विकास के नाम पर जो काम किया, उससे गरीबी जो 50% थी वह 70% हुई। कुल कर्ज $28 करोड़ था, वह $1600 करोड़ हुआ। बेकारी 15% थी, वह बढ़कर 70% हुई। राष्ट्रीय संपत्ति का 20% गरीबों पर खर्च होता था, वह घटकर 6% रह गया। 35 वर्ष पहले शुद्ध नदी, शुद्ध पानी आदि था, वे गंदे गटर में बदल गया, क्योंकि ऑयल कंपनियां प्रतिदिन 40 लाख गैलन गंदा तेल वाला और कैंसर युक्त पानी इस स्वच्छ नदियों में डालती थीं। इन कंपनियों ने 350 खदानें खोदकर खुली छोड़ दी, जिनमें मनुष्य और पशु गिरकर मरते रहते हैं। अकेले इक्वाडोर की यह दशा नहीं है। हम आर्थिक हत्यारों ने जिन जिन देशों को अमेरिकन वैश्विक साम्राज्य या गुलाम बना दिया है, उन सभी देशों का यही हाल है। तीसरे विश्व का कर्ज बढ़कर
$2500 अरब पहुंच गया है और कर्ज का ब्याज प्रतिवर्ष $375 अरब होता है। उसमें से ये ब्याज की रकम 20 गुना है। अभी 2004 दुनिया की आधी बस्ती दैनिक $2 से अभी कम की कमाती है। इतनी कमाई तो 1970 में भी थी, परंतु अभी तीसरे विश्व के केवल 1% लोग अपने देश की कुल वित्तीय समृद्धि तथा संपत्तियों को 70 से 90% हिस्सा रखते हैं। 11 हम 2004 में सुंदर नदी किनारे प्रवास कर रहे थे। वहां नदी के बीच में राक्षसी दीवार के रूप में खड़ा हुआ बांध आया। इस बांध के पानी से 156 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चलता था। इसकी बिजली बड़े उद्योगों में उपयोग ली जाती थी, जिनसे इक्वाडोर की मुट्ठी भर मनुष्य समृद्ध होते थे और नदी के किनारे बसे हुए किसान और स्थानीय लोगों के अकथ्य दुखों का कारण ये बांध था। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और ऐसे दूसरे अनेक प्रोजेक्ट मेरे और मेरे जैसे आर्थिक हथियारों के प्रयत्नों से विकसित हुए थे। ऐसे प्रोजेक्टों के कारण ही अमेरिका वैश्विक साम्राज्य में इक्वाडोर हस्तक बना है। इसके कारण ही स्थानीय प्रजाएं हमारी तेल कंपनियों के सामने युद्ध छेड़ने की धमकियां देती हैं। आर्थिक हथियारों के द्वारा स्थापित प्रोजेक्टों के कारण आज इक्वाडोर विदेशी कर्ज में नष्ट हो गया है। परिणाम स्वरूप उसके राष्ट्रीय बजट का अधिकांश भाग कर्ज चुकता करने में ही चला जाता है और अपने देश में भयानक गरीबी में लिपटे हुए करोड़ों लोगों के लिए उपयोग करने के स्थान पर कर्ज की भरपाई करने में ही सारा राष्ट्रीय बजट चला जाता है। इक्वाडोर के लिए अब एकमात्र मार्ग यह है कि कर्ज के बदले में तेल कंपनियों को प्राकृतिक जंगल ही बेच दिया जाए। वास्तव में आर्थिक हथियारों की इक्वाडोर पर सबसे पहले नजर पड़ी, उसका मुख्य कारण यही था कि अमेज़न प्रदेश के नीचे तेल का समृद्ध भंडार भरा पड़ा हुआ है। वे अरब राष्ट्रों के तेल भंडारों जितना ही है, उसे हड़प लेना ही मुख्य उद्देश्य था। दुनिया भर में इक्वाडोर में से प्रति $100 के तेल में से $75 तो तेल कंपनियां ही ले जाती हैं। शेष बचे $25 में से विदेशी कर्ज की भरपाई करने में $19 चले जाते हैं। बाकी बचे $6 में से फौज और सरकारी खर्च निकालने के बाद बेचारे गरीब मनुष्य की प्रगति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए केवल $2.5 मुश्किल से बचता है। इस तरह प्रति $100 का तेल इक्वाडोर में से निकाल लेने में, जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, जिसकी जिंदगी बांध के कारण, तेल के लिए खुदाई के कारण तथा पाइपलाइन के कारण बर्बाद हुई है और जो पर्याप्त भोजन और स्वच्छ पानी के बिना मर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल से $2.5 रकम बचती है। ये सभी लोग इक्वाडोर में लाखों और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग संभावित आतंकवादी हैं। ये कोई साम्यवादी नहीं है या अराजकवादी नहीं है और मूल रूप से अनिष्ट लोग नहीं हैं, परंतु वे अन्याय से पूर्णतया हताश हो चुके हैं। 12 हम आर्थिक हत्यारे षड्यंत्र करने वाले शठ मनुष्य होते हैं। हम इतिहास से सीखे हुए हैं, इसलिए हम तलवार नहीं रखते, हम कवच भी नहीं पहनते जिससे हम अलग रूप में दिखें। इक्वाडोर, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों में हम दुकानदार या शिक्षक के जैसा पहनावा पहनते हैं। वॉशिंगटन और पेरिस में हम सरकारी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों जैसे दिखाई देते हैं। हम प्रोजेक्ट साइट की जानकारी लेते हैं और गरीबी में डूबे गांव में भी चक्कर लगा लेते हैं। हम परोपकार और परमार्थ की वकालत करते हैं और स्थानीय अखबारों के साथ हम आश्चर्यजनक रूप से मानवतावादी काम करते रहने का वचन देते हैं। सरकारी समितियों की कॉन्फ्रेंस टेबल पर बड़े बड़े कागजों पर बनाए हुए धंधों के चमत्कारिक परिणाम के बारे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भाषण देते हैं। दस्तावेजों पर खुल्लम खुल्ला हमारा नाम होता है। हम इस तरह अपने आप को आर्थिक विकास के निष्णात के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बड़े निष्णात के रूप में लोग हमारा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पद्धति काम करती है। हम लगभग कभी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, क्योंकि संपूर्ण पद्धति ही कानून सम्मत है और समस्त पद्धतियां शोषण के लिए ही बनाई हुई हैं। ऐसा होते हुए भी अगर हम आर्थिक हत्यारे के रूप में विफल होते हैं, तो अधिक पापी गुंडे लोग काम को अपने हाथ में लेते हैं, जिन्हें हम आर्थिक हत्यारे, जैकल अर्थात खूनी कहते हैं। ये लोग पुराने साम्राज्य के काले कारनामे करने वालों के वारिस ही माने जाते हैं। ये सभी जैकल हमारे पीछे हमारी छाया की तरह सदैव खड़े मिलते हैं। जब ये चित्र में आते हैं, तब देश के जो प्रमुख होते हैं उन्हें भी सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाता है अथवा वे हिंसक दुर्घटना में मारे जाते हैं। और कदाचित जैकल भी विफल हो जाए तो पुराने तरीके आजमाने पड़ते हैं, अर्थात युद्ध किया जाता है।
जिसमें युवा अमेरिकनों को मारने या मरने के लिए भेजा जाता है। 13, मैं जिस कंपनी में आर्थिक हत्यारे के रूप में नौकरी करता था उसमें अधिकांश लोग तो इंजीनियर थे, परंतु हमारे पास निर्माण कार्य के लिए कुछ भी साधन नहीं थे। हमने कभी भी कोई छत भी नहीं बांधी नहीं थी। मैंने जब नौकरी में प्रवेश लिया तब कुछ महीनों तक तो समझ ही नहीं सका कि मेरी कंपनी काम क्या करती है। हमें सभी बातें अत्यंत गुप्त रखनी होती थी। एक दिन मुझे मेरी अधिकारी महिला ने समझाया कि उसका काम मुझे आर्थिक हत्यारा बनाने का है। उसने मुझे समझाया कि हम कहीं ढूंढने से भी ना मिले ऐसे वंश के लोग हैं। हमें बहुत सारे खराब काम करने हैं और उसकी जानकारी कभी भी किसी को नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी को भी नहीं। तुम इस काम में आए हो वह पूरी जिंदगी के लिए है। 14वां, मेरा काम विशाल अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को उचित ठहराना था। उस ऋण की रकम बेथल, हलीबर्टन, स्टोन एंड वेबस्टर, ब्राउन एंड रूट प्रोजेक्ट के द्वारा मिलने वाली थी। साथ ही यह भी देखना था कि जो देश ये ऋण लेंगे वे हमारा ऋण तो उतार दें, परंतु उसके बाद दिवालिया हो जाने चाहिए, जिससे वे हमेशा के लिए हमसे दब कर रहें और हम इनका मनमाना उपयोग अपना हित साधने के लिए कर सकें। ऋणों को उचित ठहराने के लिए मुझे आंकड़ों की गणना के द्वारा यह समझाना होता था कि इससे कितना विकास होगा। इसमें सबसे मुख्य आंकड़ा अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना कर बताना होता था। जिस प्रोजेक्ट में जीएनपी सबसे अधिक बढ़ती है वह प्रोजेक्ट जीत जाता है। मेरा रेलवे लाइन डालने का प्रोजेक्ट, दूरसंचार का जाल बिछाने का प्रोजेक्ट, हाईवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट आदि के लिए ऋण लें, यह समझाने का काम था। जिस किसी प्रोजेक्ट को उचित ठहराना हो तो उससे जीएनपी बहुत बढ़ेगी ये समझाना, ताकि वह प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाए। ऐसे प्रत्येक प्रोजेक्ट के विषय में अंदर की बिल्कुल छिपी बात यह थी कि हमारे देश की ठेका लेने वाली कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों को जंगी नफा जमा कर देने का उद्देश्य था और ऋण लेने वाले देश के मुट्ठी भर धनवान लोग और प्रभावी परिवार ही अति सुखी होंगे, यह भी हम छिपा कर रखते थे। साथ ही हम ये निश्चितता भी करते रहते थे कि लंबी अवधि में वित्तीय मजबूरियों में देश अवश्य फंस जाएगा, जिससे हम उस देश को अपना राजकीय मोहरा बना सकें। इसलिए ऋण जितने जंगी होते थे उतना ही अच्छा रहता था। जिस किसी देश पर लादे गए कर्ज के पहाड़ से उस देश के गरीब से गरीब मनुष्यों को मिलने वाले आरोग्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाएं दशकों तक बंद हो जाएंगी, इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि हम तो उसे गुप्त रखते थे। 15, मेरी उच्च महिला अधिकारी क्लाउडीन और मैं खुली चर्चा करते कि यह जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट का आंकड़ा कितना छलावा करने वाला है। उदाहरण के लिए, एक भी व्यक्ति अरबपति बनता है तो भी जीएनपी तो बढ़ती ही है। कोई अरबपति व्यक्ति बिजली की कंपनी का मालिक हो और वह ढेरों धन कमाए और सारा देश कर्ज में डूब जाए, तब भी जीएनपी का आंकड़ा तो बढ़ता ही है और वह विकास माना जाता है। गरीब अधिक गरीब होता है और धनवान अधिक धनी होता जाता है, तब भी जीएनपी बढ़ता है और आर्थिक विकास हुआ है, यह माना जाता है। 16, हम पूरी दुनिया में हमारी प्रतिनिधिक कचहरियां स्थापित करते हैं। उसका मुख्य कारण हमारे अपने ही हित साधना होता है और उसका सही अर्थ 50 वर्षों में अमेरिकन लोकतंत्र को वैश्विक साम्राज्य में बदल डालना है। 17, हम इंडोनेशिया में काम करते थे, तब हमें इंडोनेशिया की प्रजा का भला करने के लिए नहीं, अपितु उनका धन लूटने लेने के लोभ में भेजा जाता था। मेरे साथी प्रोफेसर आदि को मैक्रो इकोनॉमिक्स, जंगी प्रोजेक्ट आदि का वास्तविक परिणाम क्या आता है इसका विशेष ज्ञान नहीं था। अनेक किस्सों में जंगी प्रोजेक्टों के अमल के कारण समाज में आर्थिक पिरामिड में जो भी उसकी नोक की पर बैठा है वह सबसे अधिक धनवान बनता है और जो नीचे तल में बैठा है उसे और अधिक दबाने का काम ही वह करता है। इस वास्तविकता का ख्याल मेरे साथियों को नहीं था। मैं विचार करता रहता था कि किसी दिन तो मैं ये सारा षड्यंत्र खोलकर रख दूंगा। 18, दुनिया का चित्र बदल डालने का निर्णय जो लोग लेते थे, ऐसे बड़े बड़े लोगों के संपर्क में मैं जैसे जैसे आया वैसे वैसे उनकी शक्ति और उनके ध्येय के विषय में मैं नास्तिक और निराशावादी बनता गया। 19, युद्धों के लिए शस्त्रों के थोक उत्पादन से किसे लाभ होता है? नदियों के ऊपर बांध बनाने से या देश का पर्यावरण और संस्कृति का नाश करने से किसे लाभ होता है? इस विषय में मुझे आश्चर्य होने लगा। आधा अधूरा खाने के लिए, प्रदूषित पानी और समाप्त ना होने वाले रोगों से लाखों लाखों लोगों की मृत्यु होती है। इससे किसको लाभ होता है
इसका भी मुझे आश्चर्य लगने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि लंबी अवधि में तो किसी को लाभ नहीं, परंतु अल्प अवधि में पिरामिड के शिखर पर बैठे मेरे जैसे अथवा मेरे बॉस को लाभ जरूर होता है। 20 जहां जहां पूंजीवादी पद्धतियां सफल होती हैं, वहां एक प्रकार की नौकरशाही काम करती है, जिनमें सबसे ऊपर बैठे हुए मुट्ठी भर लोग अपने नीचे काम करने वाले लोगों से सख्त आदेशों के द्वारा निश्चित काम करवाते हैं और वे उनके नीचे काम करने वालों से ऐसा करते करते बिल्कुल नीचे तल में बैठे लाखों, जिन्हें आर्थिक गुलाम कह सकें, ऐसे काम करने वालों की जंगी फौज को नियंत्रण में रखते हैं। आखिर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हम इस पद्धति को ही प्रोत्साहन देते हैं और पूंजीवादी पिरामिड के शिखर पर अपने लोगों को बिठाकर ये संपूर्ण पद्धति इस पूरी दुनिया में लागू करते हैं। ये साम्राज्यवादी अभियान ही अधिकांश युद्ध, भुखमरी, प्रदूषण और प्रजा का निकंदन आदि का मुख्य कारण है। 21 सन 1930 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने युद्ध जहाज भेजकर पनामा के ऊपर चढ़ाई की, अपनी फौज उतारी, पनामा के लोकप्रिय कमांडर को पकड़ा और मार डाला और पनामा को स्वतंत्र देश घोषित किया। फिर वहां पर एक कठपुतली सरकार बिठा दी और उसके साथ पनामा नहर का करार किया। उसके अनुसार नहर के दोनों ओर का प्रदेश अमेरिकन प्रदेश घोषित करवाया गया। अमेरिकन सेना की उपस्थिति वैध मानी गई और इस प्रकार स्वतंत्र करवाए गए पनामा देश के ऊपर वॉशिंगटन का संपूर्ण अंकुश स्थापित हो गया। विशेष बात यह है कि इस करार के ऊपर अमेरिका के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर किए गए और दूसरे पक्ष में एक फ्रेंच इंजीनियर के हस्ताक्षर करवाए गए। पनामा के किसी भी नागरिक के हस्ताक्षर इस करार पर नहीं थे। संक्षेप में, अमेरिका का हित साधने के लिए पनामा को कोलंबिया में से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। 50 वर्ष से भी अधिक समय तक वॉशिंगटन के साथ प्रगाढ़ संबंध रखने वाले धनवान परिवारों ने पनामा पर राज्य चलाया। अमेरिका के हितों को ही प्रोत्साहन मिलता रहे, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वे करने वाले स्वयं सत्ताधीशों ने पनामा पर राज्य किया। 22 मैं विचार करता हूं कि मेरे देश का व्यवहार दुनिया के प्रति कैसा है। प्रेसिडेंट जेम्स मनरो ने 1823 में मनरो सिद्धांत लागू किया। उसमें कहा गया कि अमेरिका की नीति को जो लागू करने से मना करे, उस देश पर चढ़ाई करने का अमेरिका को विशेष अधिकार है। मनरो के बाद के प्रमुखों ने जब दूसरे देशों पर चढ़ाई की, तब उसे उचित ठहराने के लिए इस मनरो सिद्धांत को वे बहाने के रूप में आगे किया गया था। 23 विदेशी सहायता का जो खेल है वह बनावटी है। उससे राजनेता अति धनवान होते हैं और देश कर्ज में डूब जाता है। यह पद्धति ऐसी धारणा पर रची हुई है कि सत्ता पर बैठे सभी राजनेता भ्रष्टाचारी होते हैं और कोई सत्ताधीश अगर स्वयं के हित के लिए उसका उपयोग ना करना चाहे, अर्थात ऐसा प्रामाणिक निकले, तो उसे अमेरिका को धमकी देने के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसके एक के बाद एक ऐसे प्रत्याघात आते हैं कि इन देशों को चूसने की यह पद्धति ही टूट जाती है। 24 रॉबर्ट मैकनमारा, फोर्ड कंपनी का मैनेजर, जिसे अमेरिकन प्रमुख कैनेडी ने सरकार में गृह मंत्री बनाया था, आक्रामक नेतागिरी की वकालत करता था और वियतनाम युद्ध जीतने के लिए गणितीय गणना करके आंकड़े निकालकर उसके अनुसार वित्तीय आवंटन करता था। यह पद्धति सरकार और बड़े बड़े कॉरपोरेशन चलाने का आधार बन गई और इसके अनुसार देश की उच्चतम मैनेजमेंट के स्कूलों में भी पढ़ाना प्रारंभ हुआ। उसमें से चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों की एक नई जाति ही पैदा हो गई, जिन्होंने अमेरिका को विश्व साम्राज्य बनाने के लिए सर्वत्र पैठ बनाई थी। मैं अब देखता हूं कि रॉबर्ट मैकनमारा का इतिहास में सबसे बड़ा पापी निर्णय यही था। दुनिया ने कभी देखा ना हो इतनी हद तक विश्व बैंक को वैश्विक साम्राज्य का एजेंट बना दिया गया है। उसके बाद तो अनेक कॉरपोरेशनों के मैनेजर सरकार में बड़े पदों पर चुने जाने लगे, जो हमारे जैसे आर्थिक हथियारों की मदद से अमेरिका को विश्व साम्राज्य में बदलने लगे। 25 सन 1978 में कुछ समय के लिए पेट्रोलियम का संकट निर्माण हुआ था, परंतु उसका प्रभाव बहुत अधिक हुआ। उससे कॉर्पोरेटोक्रेसी, कंपनी शाही बहुत मजबूत हुई। उसके 3 आधार स्तंभों, बड़े कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और सरकार का गठबंधन इससे पहले कभी ना था, ऐसा मजबूत हुआ। 26 सऊदी अरब के नबीरा परिवार पूरी दुनिया में घूमते थे, यूरोप अमेरिका के स्कूल यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, फैंसी कार खरीदते थे और अपने घरों को पश्चिमी पद्धति से सजाते थे। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के स्थान पर भौतिकवाद फैल गया। इस भौतिकवाद के कारण से हमें यह पक्का विश्वास हो गया कि भविष्य में अब कभी तेल की कमी नहीं आएगी। 27 मैं यही कहना चाहता हूं
कि करोड़ों अरबों डॉलर सऊदी अरब के अर्थतंत्र में डाल देने के लिए उचित ठहराने का तर्क ढूंढ निकालना, जिसमें विशेष शर्तें ये होती थीं कि हमारे देश की इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य की कंपनियों को ही ऑर्डर मिले, जिससे सारा धन हमारे देश में आ जाए और उनका अर्थतंत्र हम पर निर्भर हो जाए, और साथ साथ वे लोग पश्चिम की पद्धति के गुलाम बन जाएं, जिससे भविष्य में वे हमारा विरोध ना करें। 28, हमने ये निश्चित किया कि सऊदी अरब में राक्षसी कद के विशाल उद्योग विकसित किया जाए और उसके रण में पेट्रोलियम रिफाइनरियां स्थापित करके पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट किया जाए। उसके लिए जंगी औद्योगिक क्षेत्रों को बसाना, उनके लिए हजारों मेगावाट की विद्युत केंद्र खड़े करना, उनकी ट्रांसमिशन लाइनें डालना, हाईवे, पाइपलाइन, दूरसंचार के नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, नए एयरपोर्ट स्थापित करना, बंदरगाह विकसित करना, अनेक प्रकार की सेवा उद्योग श्रेणी, और ये सब चालू रखने के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा खड़ा किया जाए। हमें बहुत ऊंची आशा थी कि ऐसा एक मॉडल खड़ा हो तो शेष दुनिया को दिखाकर सऊदी हमारा गुणगान करेगा। अनेक देश के नेताओं को आमंत्रण देकर हमारा किया हुआ जादुई विकास बताएंगे और दूसरे देश के नेता अपने देश में ऐसा ही करने के लिए हमें विनती करेंगे। और जहां पेट्रोलियम नहीं निकलता, ऐसे देश विश्व बैंक से लोन लेकर ऐसा करने के लिए ललचाएंगे। इतने लोन देकर उन्हें कर्ज में डुबो देने की हमारी नीति जीतेगी और अमेरिका वैश्विक साम्राज्य स्थापित करने में सफल होगा। 29, इस विकास में से फिर और अधिक विकास के अवसर मिले। मजदूरों के लिए घर चाहिए, उनके लिए मकान निर्माण कार्य के संकुल चाहिए, उनके लिए बाजारों के शॉपिंग सेंटर या मॉल, अस्पताल, फायर स्टेशन से लेकर पुलिस चौकियां तक के भवन, पानी के स्रोत तथा गंदा पानी निकास के प्लांट, बिजली, संदेश व्यवहार, ट्रांसपोर्टेशन का मायाजाल, ऐसे पूरे के पूरे आधुनिक शहर ही खड़े करने होंगे। फिर यह सब पूरे रण में खड़ा करना होगा। समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी बनाने के प्लांट, स्वास्थ्य सेवाओं के संकुल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आदि जैसे जंगी अफसर मिलेंगे। इतिहास में कभी ना हुआ हो ऐसे जंगी अफसर। फिर इनके पास पेट्रोलियम का नापशना पैसा है ही। हमारा मुख्य हेतु उनका धन अमेरिका में आ जाए और सऊदी अरब हम पर निर्भर बन जाए, ये था। हम मात्र निर्माण काम ही खड़ा करके दे देंगे, इतना ही नहीं अपितु सभी तंत्र चलाते रहने का रखरखाव का ठेका भी ले लिया। अर्थात ऐसा आयोजन किया कि मेन, बेचेल, ब्राउन और रूट, हलीबर्टन, स्टोन एंड वेबस्टर जैसी अनेक कंपनियों की आने वाली दशकों तक कमाई के ठाट बाट हो जाएं। फिर इसमें से एक नई बात निकली कि सऊदी अरब का विकास हो यह रूढ़िवादी मुस्लिमों को पसंद नहीं आया। इजराइल और पड़ोसी देशों को धमकी के रूप में लगेगा। इसमें से युद्ध के भय के कारण मिलिट्री के बड़े बड़े ठेके मिलेंगे और इन कामों के रखरखाव के ठेके भी मिलेंगे। इसमें से पुलिस थाना, मिसाइल की जगह एयरपोर्ट और सेना के साथ जुड़े हुए ढांचागत व्यवस्थाओं के ठेके आदि। सऊदी अरब को विकास के नाम पर लूट लेने की इस संपूर्ण योजना को हमने सामा नाम दिया। सामा अर्थात सऊदी अरब मनी लॉन्ड्रिंग अफेयर। यह हमारा गुप्त नाम था, परंतु सऊदी अरब मॉनेटरी एजेंसी अर्थात सामा नाम वहां पर था ही। संक्षेप में हमें लगता था कि हम सभी निवृत्त हो जाएंगे, तब तक इस गाय को धोते ही रहना है। इसलिए 1973 में जो तेल का संकट पैदा हुआ वे हमारे लिए अकल्पनीय आशीर्वाद बन गया, जो अंत में हमें वैश्विक साम्राज्य की ओर ले गया। 30, राष्ट्रपति बुश सऊदी अरब का मुख्य घर और ओसामा बिन लादेन के व्यापारिक संबंधों के बारे में जो बात प्रकट हुई उससे मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगा। मुझे तो उनके संबंध ठेठ 1978 से हैं, अर्थन पुराने हैं, इसकी जानकारी थी। 31, अमेरिका में 11 सितंबर को 2 टावर गिरा दिए गए। उसके बाद धनवान सऊदी अरब, जिसमें ओसामा बिन लादेन के परिवार के लोग भी थे, उन्हें प्राइवेट जेट विमानों के द्वारा फुर्ती के साथ अमेरिका से बाहर भगा दिया गया। इन उड़ानों का क्लियरेंस भी नहीं हुआ। किसी भी पैसेंजर को कुछ भी पूछा नहीं गया। राष्ट्रपति बुश के दीर्घकालीन पारिवारिक संबंधों ने ही इसमें मदद की, है ना। 32, एक दिन पौला, कोलंबिया की एक स्त्री का नाम, ने मुझे कहा कि आपने अच्छा किया जो बांध बना रहे हो नदी के किनारे पर। वहां के स्थानीय लोग और सभी किसान तुम्हें धिक्कार रहे हैं। अरे, शहर के लोग जिनका इस बांध के साथ कोई संबंध नहीं, वे सब भी तुम्हारे निर्माण करने वाले कैंप के ऊपर जो गेरिला लोग हमला करते हैं उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। तुम्हारी सरकार भले ही उन्हें साम्यवादियों, आतंकवादियों और नारकोटिक जैसे ड्रग बेचने वालों के रूप में बताएं, सत्य हकीकत यही है
कि तुम्हारी कंपनी जिन जमीनों का नाश कर रही है उन जमीनों पर जीने वाले कुटुंब कबीले वाले लोग बिल्कुल सीधे साधे हैं। ऐसी नीतियों के कारण मुझे मेरे साथ ही जीने में बहुत अधिक कठिनाई निर्माण होने लगी। पौला ने मेरे सामने ही एक समाचार पत्र खोला और उसमें छपा हुआ पत्र मुझे पढ़कर सुनाया। वह पत्र यह था, हम सब अपने पूर्वजों के रक्त की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि इस नदी के ऊपर कभी भी बांध बनने नहीं देंगे। हमारी जमीन पर पानी भर जाए उससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। हमें हमारे कोलंबियन भाइयों को चेतावनी देनी चाहिए कि बांध बनाने वाली कंपनी में काम या नौकरी करना बंद कर दें। मुझे ऐसा लगा कि मैं गेरिला के आक्रमण का भोग बन गया होता तो अच्छा होता, अथवा मैं स्वयं ही गेरिला बन जाऊं तो अच्छा है, जिससे प्रतिदिन मैं मेरी नौकरी को अधिक से अधिक धिक्कारने लगूं। पौला ने मुझे कहा कि तुम्हारा ये लड़ाकू ध्येय बहुत सही है। तुम बांध बनाकर बिजली पैदा करोगे, वह तो कुछ धनवान कोलंबियनों की मदद होगी, परंतु हजारों कोलंबियन तो मर ही जाएंगे क्योंकि पानी ही प्रदूषित होगा, जिससे मछलियां भी मर जाएंगी। 33 पौला ने आगे कहा, विदेशी ऑयल कंपनी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया क्योंकि उनकी जमीनों के ऊपर तुमने तेल के कुओं के लिए खुदाई की, उसका विरोध किया। पुलिस ने उनको पकड़कर मारा और जेल में डाल दिया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, केवल ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्लेकार्ड हाथ में लेकर गाते गाते खड़े रहते थे। केवल इतने से विरोध के कारण 6 महीने तक जेल में रखा। जेल से बाहर आने के बाद वहां क्या हुआ कि उन्होंने उनसे बिल्कुल बात ही नहीं की, परंतु वे जब जेल से बाहर आए तब अलग ही जाति के मनुष्य थे, आतंकवादी बनकर आए थे। 34 उपर्युक्त बात सुनकर मेरी आत्मा छलनी हो जाती थी, फिर भी मेरा पैसों का लोभ जाता ना था, नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। 35 वैश्विक साम्राज्य आत्मकेंद्री है, स्वार्थी है, लोभी है और अति भौतिकवादी, सारा ही खा जाना चाहता है। जो कुछ भी देखा वह ले लेना चाहता है। सत्ता और धन के लिए तो वह चाहे जो साधन उपयोग में लेने के लिए तैयार रहता है। 36 मैंने देख लिया कि जो लोग अमेरिकन कॉरपोरेशन में काम करते हैं वे भले ही आर्थिक हथियारों के मायाजाल में शामिल ना हो, फिर भी कोई व्यवस्थित रूप से रचे हुए षड्यंत्र से भी अधिक विघातक कार्य में भाग ले रहे हैं। समझ आया आपको?